तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ट्रांसमिशन लाइन। तो मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आई थिंक सब लोगों ने कोएक्सियल केबल अपने घर में जरूर देखा होगा। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन की, तो देखो नाम से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर हम इस नाम को फील कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे लेवल पे क्लैरिटी मिलने वाली है कि ट्रांसमिशन लाइन असल में होता क्या है। तो मैं कोएक्सियल केबल की वर्किंग के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इट्स वर्किंग, ओनली आई वांट टू अंडरस्टैंड और ओनली आई वांट टू कोरिलेट दिस ट्रांसमिशन लाइन एंड कोएक्सियल केबल। सो इफ यू लुक क्लोजली in this particular diagram, you have to focus only on the three words: this conductor, okay, there is a word dielectric, and there is a word again you can call as conductor. So if you look closely, शायद सब लोगों ने देखा होगा ये कोएक्सियल केबल अपने घर में। everyone have seen this कोएक्सियल केबल। आपकी जो सप्लाई लगी होती है या जो वायर आप कनेक्ट करते हैं ना, वो बेसिकली कोएक्सियल केबल ही होती है। तो इस कोएक्सियल केबल में अगर आप देखोगे तो देखो बाहर एक कंडक्टर दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है ना, बाहर एक कंडक्टर, एक कंडक्टर आपको अंदर दिख रहा होगा, दिख रहे हैं दोनों कंडक्टर। और देखो ये दोनों कंडक्टर्स को, इस वाले कंडक्टर को और इस वाले कंडक्टर को सेपरेट किससे किया गया है? एक डाइलेक्ट्रिक से। अगर आप इतना भी समझ पाए देन यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड फीलिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो इफ आई हैव टू टॉक इन अ वेरी जनरल सेंस और इन अ वेरी लेमैन सेंस व्हाट इज अ ट्रांसमिशन लाइन, सो आई वुड से ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट इन विच टू कंडक्टर्स इज सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। या बेसिकली ये टू कंडक्टर सिस्टम होता है। आगे चल के हम लोग वेवगाइड देखेंगे तो वेवगाइड आपका वन कंडक्टर सिस्टम होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का सबसे बेसिक डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है, if someone asks you very basic definition of transmission line, you will say it is a two conductor system which is separated by a dielectric। तो ये कोएक्सियल केबल फील अच्छे से हो जाता है, इस वजह से मैंने कोएक्सियल केबल का एग्जांपल यहाँ पे लिया, क्योंकि ये हमने कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा होता है। कभी ना कभी आपके घर में जो वायर्स होती है उसकी परत उचाड़ के आप देखते हैं, परत निकाल के देखते हैं, तो आपको ये आइडिया लगता है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ये सब चीजें हटा दो, ये सब हटा दो, यहाँ पे जो लिखना है वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये तीन वर्ड्स पे अगर आपने फोकस किया, दिस कंडक्टर विच इज सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक, देन यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड फीलिंग ऑफ द कोएक्सियल केबल। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन? सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, आपने ऑलरेडी बोल दिया कि मेरे पास दो कंडक्टर्स होने चाहिए और वो एक डाइलेक्ट्रिक के थ्रू सेपरेट होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो देखो एक कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा था, ये वाला, एक कंडक्टर आपका बाहर था ये, और इनको आपने सेपरेट किससे करा है? अगर आप देखिए ध्यान से, सो यू हैव सेपरेटेड दिस थिंग विद अ डाइलेक्ट्रिक, इज इट नॉट सो? है ना? तो देखो ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट वाला जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो हम लोग ऐसे बना बना के पूरा पढ़ लेते हैं, ऐसे बना बना के ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं। बट असल में ये वाला जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, ये कौन सा होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन एज ए जनरल वर्ड भी आपको समझ आना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो क्वालिफाई एज अ ट्रांसमिशन लाइन, दिस कैन ऑल्सो क्वालिफाई एज अ ट्रांसमिशन लाइन। दो हम लोगों ने कंडक्टर्स रखे और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। दिस कैन ऑल्सो क्वालिफाई एज अ ट्रांसमिशन लाइन। देयर वी हैव पुट टू कंडक्टर्स, ये देखो दो कंडक्टर्स हमने रखे हुए यहाँ पे, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों कंडक्टर्स, और इनको किससे सेपरेट कर दिया? एक एप्सिलॉन से। आगे चल के इनके हम लोग Z0 याद करेंगे, L याद करेंगे, C याद करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग याद करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस A इज द कोएक्सियल केबल और द कोएक्सियल लाइन व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। तो देखो ये दिखने में भी ऐसा लग रहा है सर्कुलर जैसा। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? सेकंड वाले का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ, कभी कभी इसको टू वायर एंड समटाइम्स वी कॉल इट एज द पैरेलल वायर, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज टू वायर, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज पैरेलल वायर, और कभी कभी इसको हम लोग प्लेनर लाइन भी बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया? टिल नाउ वी हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट इज द ट्रांसमिशन लाइन? टू कंडक्टर सिस्टम व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक, एंड सम ऑफ द पॉपुलर ट्रांसमिशन लाइंस आर कोएक्सियल केबल, पैरेलल वायर, एंड मे बी यू कैन कॉल इट एज द प्लेनर लाइन। अब देखते हैं इसमें सप्लाई कैसे दी जाती है या फिर ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन का सिंपल सा काम होता है, it transfers the power from one point to other point, or you can say that it transfers the power from source end to the load end। एक सिंपल लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो आप अपने घर में सोचो कि आपने बल्ब से एक वायर कनेक्ट कर रखा है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो ये पावर ट्रांसफर कर देता फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड। सो वेरी सिंपल वर्किंग इज देयर। कोएक्सियल केबल इज नथिंग बट अ वायर और द ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट अ वायर। अब देखते हैं इसमें सप्लाई कैसे दी जाती है ट्रांसमिशन लाइन में। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रांजिएंट्स जब आप पढ़ेंगे, whenever you will study the transients, then this supply will matter a lot। तो यहाँ पे देखो सप्लाई दी कैसे जाती है। I think now you can understand this is your coaxial cable। So whenever you want to give it a supply, आपको क्या करना होता है? एक कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर को सप्लाई के फॉर्म में कनेक्ट कर देना होता है। मतलब ये देखो मैंने अंदर वाले एंड को और बाहर वाले एंड को दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए।
तो अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ले किसी एक साइकिल में, ऑब्वियसली इट इज अ एसी सप्लाई, सो इफ आई टेक अ वन साइकिल, सो दिस पर्टिकुलर एंड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, दिस हैज नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके इंटरचेंज होते रहेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन के केस में वी कनेक्ट वन एंड ऑफ द सप्लाई टू वन वायर एंड वन एंड ऑफ द सप्लाई टू अनदर वायर। तो सब में सप्लाई देने का तरीका अलग अलग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन विच टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल यू आर यूजिंग। तो अभी देखो हमारा ध्यान इस पे नहीं है कि कौन से पर्पस में किसको यूज करना है, ये धीरे धीरे करके हम लोग बाइफरकेट करेंगे, बट इनिशियली वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये वाला ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, सब्जेक्ट में डेरिवेशन के लिए, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो ये वाला ट्रांसमिशन लाइन हर जगह पे हम लोग बना के इसको पढ़ेंगे, बट ये सारे ट्रांसमिशन लाइंस भी होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सप्लाई देने के लिए ये एक स्ट्रिप रखी हुई, कंडक्टिंग स्ट्रिप, दिस इज योर कंडक्टिंग स्ट्रिप। टुडेज क्लास इज वेरी बेसिक, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। दिस इज डायरेक्ट्रिक स्लैब, और नीचे वाली जो चीज होती है ना, कभी कभी उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड भी एक कंडक्टर होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज कंडक्टर। तो यहाँ पे भी देखो, आप बार बार देख रहे होगे कि ये दोनों कंडक्टर को ही सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी दोनों कंडक्टर को ही सप्लाई से कनेक्ट किया है, यहाँ पे भी दोनों कंडक्टर को, और ये क्लास में आपका होता है अनबैलेंस्ड लाइन। अनबैलेंस इसको इसलिए बोलते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट एज अनबैलेंस्ड, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल वायर प्रेजेंट। व्हेनेवर देयर इज ओनली सिंगल वायर प्रेजेंट यू कैन कॉल इट एज द अनबैलेंस्ड लाइन। तो ये अनबैलेंस्ड लाइन और ग्राउंड के बीच में एक कंडक्टिंग इंटरफेस बनता है, जिनको कि इनके बीच का मीडियम एक डायलेक्ट्रिक से सेपरेट करता है, तो आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग एंटीना में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, और अनबैलेंस्ड वायर पे आपका ईएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली। लेटर ऑन वी विल फोकस ओनली ऑन दीज टू मेजरली। वेरी ब्रीफली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइक्रो स्ट्रिप लाइंस, इसको कभी कभी माइक्रो स्ट्रिप लाइन बोलते हैं, देखेंगे इसको डिटेल में, एंड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस अनबैलेंस्ड लाइन। तो एक तरीके से मैं आपका सिलेबस भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द ट्रांसमिशन लाइन। वी विल मेनली फोकसिंग ऑन कोएक्सियल केबल and two wire transmission line or the parallel wire transmission line. Apart from that, this micro strip line पे भी क्वेश्चन पूछा गया, गेट में भी पूछा गया, हालांकि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं, बट स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू फॉर्मुलाज एंड वी विल स्टडी दिस अनबैलेंस्ड लाइन। सो होपफुली यू आर हैविंग a very good clarity of the transmission line till now. What do actually we understand by the transmission lines? ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, अब जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में करना है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में हमें ये करना है that we have to study the transmission lines which is terminated in a load. What do you understand by a load? Load can be a resistive load, load can be an inductive load, a capacitive load, or in general any reactive load. तो जनरली हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिव दिखाते हैं, बट आगे चल के हम लोग इस लोड को ZL से भी रिप्लेस कर देंगे, which will be RL plus some JX. Fine. तो होता क्या है कि दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए और ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली। यहाँ से थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, धीरे धीरे हम लोग वर्किंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपने क्या करा कि इन दोनों एंड्स को कनेक्ट किया, ये देखिए इनको आपने सप्लाई के फॉर्म में कनेक्ट किया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से हम लोग वर्किंग के अंदर जाने वाले। तो हम लोगों ने इसको सप्लाई से कनेक्ट करा, यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई लगा दी, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई एंड दिस इज योर सप्लाई इटसेल्फ। Since we have given the supply at this point, तो देखो होगा क्या, the outer layer will be positively charged। देखिए ध्यान से, देखो क्या outer layer जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अंदर वाली जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज। तो कितने लोगों को अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है? कैन यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? प्लस टू माइनस, minus 2 plus from here. So you can very clearly see the emergence of the electric field inside it. दिख रहा है सबको? एक प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी देखना, ये देखो ये करंट जा रही है आई की करंट अगर मैं देखूं यहाँ पे ऐसे सपोज सप्लाई जा रही है, दिस इज करंट आई, दिस इज करंट आई एंड द करंट आई विल बी कमिंग बैक। तो यहाँ पे देखो अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता हूं, सो कैन यू अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ वन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट और नॉट? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कैसी आएगी, कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। अगर हम लोग राइट हैंड रूल ऐसा लगा देंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड H एंड दिस वाज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ से देखता, अगर मैं इसका साइड व्यू यहाँ से देखने की कोशिश करता, देन द साइड व्यू वुड हैव बीन लाइक दिस। ध्यान से देखना, ये साइड व्यू अगर मैं देखता तो क्या मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जाती हुई दिखती है रेडियल? अगर मैं ये देखो बीच में रेडियल बना देता,
अगर मैं रेडियल बना देता और मैं यहां से देखने की कोशिश करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर आ रही होती है, एक ऊपर, वन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वन इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड. सो वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट दिस इज द फ्रंट व्यू और दिस इज द फ्रंट व्यू विच यू कैन सी. और ये बाहर की तरफ जो आपको फील्ड लाइंस दिख रहे हैं, दीज फील्ड लाइंस, दीज आर एक्चुअली योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यस और नो? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस एंड से देखते हैं तो फील्ड लाइंस आपको बिल्कुल रेडियल दिखती और यहां से दिख भी रही कि फील्ड लाइंस जाके आपको हिट कर रही हैं इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर इनर कंडक्टर. फाइन, एनी डाउट टिल नाउ? यस, ओके फाइन. सिमिलरली एक अंदर की तरफ आपको सर्कुलर पाथ में एच भी दिख रहा होगा. दैट एच यू कैन सी देयर. ये देखो अंदर की तरफ आपको घूमता हुआ या फिर क्लोज लूप में आपको क्या दिख रहा होगा? एच दिख रहा होगा. चलो, तो एक बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग ये पता चली दैट इन केस ऑफ कोएक्सियल केबल और इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देयर इज द इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज सून एज द सप्लाई इज गिवन, बिकॉज वंस यू विल बी गिविंग द सप्लाई, one of these conductors will be positively charged, another of these conductors will be negatively charged, and between them there will be the emergence of electric field. And since there is also the flow of current, then that will also establish a magnetic field in that. This electric field and magnetic field combine themselves in the form of propagating wave, and they propagate from source into load only. तो अभी हमने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में या फिर लेमैन लेवल पे पढ़ा, बट स्टिल वी विल बी स्टडिंग दिस थिंग इन अ वेरी इलैबोरेट मैनर. बट स्टिल आपको ये कम से कम समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो कैसे रहा है एंड कैसे ये आपकी जो वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म थी, दिस वाज योर वोल्टेज वेव फॉर्म, दिस वाज योर करंट वेव फॉर्म, दे एक्चुअली गेव राइज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म्स. यहां तक कुछ समझ में आया? चलो, सो आई होप टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ आया तो बताइए, फिर मैं आगे आपको समझाना स्टार्ट करता हूं. सो आई एम वेटिंग फॉर 1 minute because from the very next step we are going to understand the working of the transmission line and some very important phenomena. So till now I was just giving you the basics of the transmission line. What is the transmission line? What are the types of the transmission line? How the supply is given to the transmission line? How a transmission line is terminated in a load and how with the VI wave is converted into EH waves. ठीक है? Okay, fine. तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आई. चलो, अब अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि यहीं से आपका सारा का सारा बेसिक स्टार्ट होगा. चलो, अब मैं क्या करता हूँ, आगे जितना भी डिस्कशन होगा, फॉर ऑल द डिस्कशन आई विल कंसीडर द पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन. सो दिस इज योर पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन. ये मैंने ले लिया पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन. ध्यान से समझते रहना और हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना. ठीक है, सो आई माइट नॉट सी योर कमेंट्स while teaching, but still try to answer each of the question which I ask you so that you can get the confidence in this particular thing. देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन मैंने कंसिडर किया. What is the length of this transmission line? If I look closely, the length of this transmission line is L. What I can see here. Fine. यहाँ पे मैंने एक अप्लाई किया सप्लाई. So I have given a supply which is in the form of traveling wave. Which is in the form of traveling wave. What do you understand by traveling wave? So traveling wave means we have the supply which is changing with Z and T. If you have not if you do not have any idea of the traveling wave, you can go and watch the lectures of the electromagnetic wave. I'll also tell you the lecture number. I think the lecture number 5 of the electromagnetic wave. You can go and watch and you will have a very good idea of the traveling wave. तो अभी ट्रैवलिंग वेव का उतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं. जस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड एनी वेव विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम कैन बी कॉल्ड एज द ट्रैवलिंग वेव. इतना भी आपको समझने की जरूरत. और डिटेलिंग आपको चाहिए, यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर नंबर 5. यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द ट्रैवलिंग वेव. सो बिफोर दैट आई हैव गिवन अ सप्लाई विच इज एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द ट्रैवलिंग वेव. एक एक पॉइंट काफी क्लियरली समझिए. तो देखो, क्या इसको हम लोग ट्रैवलिंग वेव बोल सकते हैं? ये जो सप्लाई हमने दे रखी थी, स्टार्टिंग पॉइंट, अब देखो, और इसको मैं मान लेता हूं एंडिंग पॉइंट. कोई भी एंड आप ले सकते थे, कोई भी पॉइंट ले सकते थे. z इक्वल टू एल. अब तो सबको क्लियर है. ये z इक्वल टू 0 वाला एंड था. दिस वॉज z इक्वल टू एल. वेरी क्लियरली एवरीवन कैन सी. इफ आई कॉल दिस वोल्टेज एज VAA डैश एंड इफ आई कॉल दिस एज VBB डैश, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो VAA डैश वाला पोटेंशियल है और VBB डैश वाला पोटेंशियल है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर, है ना. या फिर ऐसा बोल सकते हो, ये वाला पोटेंशियल ट्रैवल होते होते यहाँ पे पहुंच गया और इसके पीछे वाला कोई पोटेंशियल रहा होगा, ये ट्रैवल होते होते यहाँ पे पहुंचा होगा. ठीक है, अब तो क्लियर है ये सारे के सारे पॉइंट्स. आई होप दिस पॉइंट इज नाउ मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन. नाउ व्हाट यू कैन से इन दिस केस, अगेन यू कैन से दैट योर VAA डैश
will not be equal to VBB dash. Fine. So यहाँ तक I hope I am making sense and you are also getting this idea that if you are giving a supply which is the function of both z as well as time, in that case your supply will change with distance as well as time, and as you will observe it at different time instances, you will get to know that at particular point P, this point P will be shifted in this way and the previous point will be shifted to this z equal to 0 point. So this VAA dash and VBB dash are nowhere equal, or you can say that between these 2 points there is a potential difference. There is potential difference. दिख रहा है सबको potential difference? Fine. अब देखो ये potential difference आ क्यों रहा है? Why this potential difference is coming? This potential difference is coming because of the phenomenon known as transit time effect. बहुत ध्यान से समझते रहो यार, धीरे धीरे करके समझ में आएगा. एक ही लाइन में कोशिश मत करो कि मैं समझा दूंगा, धीरे धीरे करके आप समझते रहिए. बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा, then you will understand every point. What do you understand by transit time effect? In case of transit time effect, we must first of all understand what is your transit time. तो transit time को मैं define करता हूं. This is your transit time. Transit time अगर आप देखेंगे, what is this L? This L is length of the line. What is your VP? It is the velocity of the wave. Velocity of wave. Fine. So if this particular waveform is taking certain time to reach from t equal to 0 to t equal to tr, तो आपका जो VAA डैश वाला पोटेंशियल है, यही पोटेंशियल शिफ्ट होकर आगे पहुंच जाएगा. यहाँ पे जो VAA डैश इक्वल टू P आप ले रहे थे ना, अब ये P के इक्वल हो गया था और इसको हमने चेंज करके Q के इक्वल कर लिया. ठीक है, इनिशियली आपका ये P पे था, बट ये P आपका शिफ्ट होते होते यहाँ पे पहुंच गया और इसके पीछे वाला जो VQ रहा होगा वो शिफ्ट होते होते आपका यहाँ पे पहुंच गया होगा. वेरी क्लियरली इन दिस डायग्राम ऑल्सो सबको ये चीज विजिबल हो रही होगी कि ये VP और VQ बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. दिस पॉइंट लेट मी कॉल इट एज Q. So this VP and VQ are nowhere equal, which means there is the potential difference between these two ends. तो ये वाला A dash end और BB dash end के बीच में everyone must understand there is the potential difference. And why the potential difference is coming? The potential difference is coming only because of the transit time effect, or because this particular traveling wave is taking some finite time to reach from A dash end to BB dash end. थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस ट्रांजिट टाइम के बारे में. एंड दिस ट्रांजिट टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. So if you have any doubts till now, you can ask me in the comment section. I'll try to answer your doubts. Before that, try to absorb all the concepts which I am explaining it here. क्योंकि देखो ये सारी चीजें अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, then you will be able to solve the questions of the transient of the transmission line. आगे चल के हमें transient भी पढ़ना है. Otherwise, I could have also started directly from RLGC. But before actually going into that, we are starting with the transient time effect because we have to understand the transients of the transmission line, AC transient, DC transient, everything we have to understand gradually. Okay, fine. चलो, कोई डाउट नहीं यहाँ तक. आगे चलते हैं. यहाँ तक एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपना हुआ. अब उसी डिस्कशन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, सेम डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. देखो, ये था कंडक्टर. यहाँ से देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा. इस वाली लाइन से आपको पूरा समझ में आना स्टार्ट होगा. ये दोनों कंडक्टर, इसमें किसी को कोई डाउट कि ये दोनों कंडक्टर हैं? दे आर कंडक्टर्स, नॉट परफेक्ट कंडक्टर्स. लेट मी कॉल देम एज कंडक्टर्स. है ना. इस कंडक्टर को आप चाहते तो ग्राउंड भी कर सकते थे, जीरो पोटेंशियल पे कर देते. मुझे बताना, अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग निकालें, किसी भी कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से. सपोज इसका रेजिस्टेंस हम लोग मानते हैं 0. तो आप मुझे बताना, अकॉर्डिंग टू KVL KCL, if this resistance is 0, then this potential VAA dash and this potential VBB dash, should they be equal or not? Very important point I am asking you. Suppose the resistance of this conductor is 0, तो कोई रेजिस्टेंस, तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस तो आया नहीं. इसका मतलब ये VAA डैश डायरेक्टली इस लोड पे आपका इंपिंज हो जाना चाहिए, या फिर VAA डैश इक्वल टू VBB डैश आना चाहिए. यस और नो? अकॉर्डिंग टू KVL KCL, अकॉर्डिंग टू सर्किट लॉज. तो मैं सर्किट लॉज को लिख देता हूं KVL KCL. फाइन.
आना चाहिए ऐसा, सब लोग इस बात पे कन्विंस्ड है। बट अगर हम लोग ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को कंसिडर में ले लें, ध्यान से समझना मेरी बात, इफ वी कंसिडर द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, if transit time effect is considered, if transit time effect is considered, then KVL KCL is not valid, is not valid, yes or no? क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं कि अगर आप ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को कंसिडर करें, इफ यू आर कंसिडरिंग दैट दिस इज द ट्रैवलिंग वेव एंड दिस वेव इज टेकिंग सर्टेन लिमिटेड टाइम टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और अगर आपने इसको ये टाइम अलाउ करा, ये वाला टाइम, ये ट्रांजिट टाइम अगर आपने अलाउ कर दिया Q पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचने में, तो ये वोल्टेजेस कभी भी सेम नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट इज कंसिडर्ड, देन KVL KCL इज नॉट वैलिड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्राई टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट, if transit time is taken into the consideration, can we apply the circuit laws to a given electrical network? If transit time is taken into effect, can we apply the circuit laws for a given electrical network? Yes or no? So I'm expecting answer from everyone who is following this very seriously with very focused mind. You should answer it correctly. इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या समझ में आता है? If I call this thing as equation 1 and if I call this thing as equation 2. So from there, what do you understand? If transit time effect is taken into consideration, can we apply the electrical circuit laws to a network? We cannot apply this particular thing. Very important conclusion. ये आपका नोट के फॉर्म में जरूर आप लोग लिखिए, कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ES में बहुत बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है, असर्शन रीजनिंग में पूछा गया है, बहुत जगह पे पूछा गया है। So if transit time effect is taken into consideration, आज की क्लास कंसेप्चुअल है, रेस्ट ऑफ द क्लास आर मैथमेटिकल, is taken into consideration, then circuit laws cannot be applied. Circuit laws cannot be applied to an electrical network. Fine. So I hope this is making sense till now. पहला इंपॉर्टेंट नोट, जो आज की क्लास में अगर कुछ याद रखने वाली बात है तो ये एक याद रखने वाली बात है, जिसको आप चाहें तो आगे से याद भी रख सकते थे। क्लियर? ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और उनको भी समझिए। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोस 2 पॉइंट्स, देन ट्रांसमिशन लाइन विल बी केक वॉक फॉर यू फॉर एवरी टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप ट्रांसिएंट पढ़ें, नॉर्मल पढ़ें, डीसी एसी एनालिसिस, कुछ भी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये पॉइंट भी हमको समझ में आ गया। सो नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिट टाइम। सो इसको डिफाइन तो हमने कर ही लिया था, बट लेट मी वंस अगेन राइट इट। सो दिस ट्रांजिट टाइम बिकम्स L अपॉन Vp। ये कब कब कंसिडरेशन में लेते हैं, कब कब नहीं लेते, वो भी समझिए। केस वन देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड डिफाइन करना चाहूँ, सो हाउ कैन यू डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव फॉर्म? विल दिस बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव फॉर्म और नॉट? एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो आपने सप्लाई लगाई, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैं f मानता हूँ, टाइम पीरियड t मानता हूँ, सो द सप्लाई विच इज गिवन हियर is in the form of sinusoidal supply, which is having some frequency f and some time period t, and this particular waveform is made here. You can watch and you can understand the time period and 1 by f supply. Okay, तो इस केस में क्या बोल रहा है? In case 1, if your time period is very very much greater than tr, in that case, and in the case 2, तो आप कॉमन सेंस से सोच के बताइए कौन से केस में मुझे ट्रांजिट टाइम इफेक्ट लेना चाहिए? Very much less than tr. So in which of the following cases, or in which of the given cases, in which of the case the transit time effect will be significant, and in which case the transit time effect will be insignificant? Just think and let me know, out of these 2 cases, what do you think, in which case the transit time is going to be significant for everyone? तो ये आपको पॉइंट बताना है। This point everyone has to tell me. चलो देखो, अगर आपका टाइम पीरियड tr से बहुत बड़ा हो जाता है, in that case your transit time is insignificant. Transit time effect is
इनसिग्निफिकेंट। और अगर आपका ये बहुत क्लोज हो जाता है, इन दैट केस ट्रांजिट टाइम इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। इसको मैं थोड़ा सा यहां से आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं। यहां इस वाले वेवफॉर्म से समझने की कोशिश करो। देखिए जरा यहां पे थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ लो। अगर मैं आपसे बात करूं ट्रांजिट टाइम की, तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ट्रांजिट टाइम अगर मैं बहुत छोटा ले लेता हूँ, बहुत ही छोटा, ये था आपका ट्रांजिट टाइम, तो आप देखना जो सप्लाई में चेंज होगा वो क्या ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ही तो आगे शिफ्ट हो पाएगा। समझिए बात को। दिस इज योर टी, कंप्लीट टी, दिस इज योर टी आर विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू टी। तो देखो इस एंड का पोटेंशियल ये, अगर इसको आप P माने, इसको अगर आप Q माने, so the potential of these two ends are they not very similar to each other? Will there be a significant amount of matching in these two particular points? Yes or no? सोच समझ के बताइए। देखो थोड़ा सा यार कंसेप्चुअल है, आई अंडरस्टैंड, बट समझना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बिगर कॉन्सेप्ट्स लेटर ऑन। So I cannot do much in this. You have to focus. You have to understand. You don't have any other option. I am trying my level best to give you all the concepts so that you can relate all these points. क्या ये पॉइंट आपको समझ में भी आ रहा है? क्या ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं इस चीज को कि अगर मैं ये ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या है यार, ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक आने का जो समय है अगर वो बहुत कम ले लेते हैं एज कम्पेयर टू दिस T, सो वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट द चेंज और द शिफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वोल्टेज टू द नेक्स्ट लेवल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। Yes or no? So logically also it is very valid point that if you can consider the time period of your waveform which is very much greater than the transient time, in that case you can ignore the effect of the transient time, because in that case the transient time is not able to change the potential of those ends, which end AA dash and BB dash, which means the transient time can be ignored. But in the second case the transient time effect is becoming significant. Why? Because क्योंकि यहाँ पे T और TR आप लगभग बराबर ले रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो TR है ये आपका लगभग T के आसपास मैच कर रहा है। इस केस में देखिए ये आपका T था, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं ये T था, और यहाँ पे आप TR की विंडो देखोगे ना तो ये लगभग आपके मैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर P पोटेंशियल एंड दिस पर्टिकुलर Q पोटेंशियल इज चेंजिंग अलॉट, व्हिच मींस द पोटेंशियल ऑफ बोथ द एंड्स आर चेंजिंग एंड दे आर हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सो द KVL KCL कैन नॉट बी अप्लाइड इन दैट केस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पॉइंट भी सबको समझ आए, इसी को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। सो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट इज significant if TR is very much greater than T or almost comparable to T. So what you can do, you can write this as very much greater than 1 by F. TR can be written as, इसको TR को अभी भी हम लोगों ने लिखा था, you can write it as VP upon F. तो आपको मिलेगा you can write this thing as L by VP is very much greater than 1 by F. Fine. So from there you can say that L is very much greater than VP by F, or you can say that L is very much greater than lambda. L क्या है? Length of the transmission line. This is the second question. This is length of transmission line, and this is wavelength. So from there, this is something which you also have to remember, that if the length of this transmission line, this length is very much greater than lambda. lambda कैसे निकालोगे? यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आपको F या T मिल जाएगा और इसकी वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। ट्रैवलिंग वेव है तो किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, एंड इफ L इज very much greater than lambda, in all that cases you can say that your VAA dash will not be equal to VBB dash. Fine. तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब द सेम थिंग वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट इफ L becomes very much less than lambda,
in that case you can consider the effect of the transit time, you can ignore the effect of the transit time. So this is the note number 2. Second note, the first point is that when L becomes very much greater than lambda, transit time effect becomes considerable, KVL KCL cannot be applied, cannot be applied. एक एक चीज मैं कनेक्ट कर रहा हूं. Second important point, if L becomes very much less than lambda, transient time effect can be ignored, circuit laws can be applied, KVL KCL can be applied. इसी चीज को थोड़ा सा और लिंकअप कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में. देखो, आप बोल रहे हैं कि टाइम की वैल्यू होनी चाहिए काफी ज्यादा टीआर से, ऐसा कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया था. इसी चीज को जस्ट मैं फ्रीक्वेंसी से लिंक करना चाहता हूं. थोड़ा सा और पीछे जाता हूं. इफ frequency is increased too much, very high frequency operation, then obviously the time period will reduce significantly. और अगर टाइम पीरियड आपका रिड्यूस हुआ then it might become very much less than TR. और अगर ये TR से बहुत कम हो गया तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, लेंथ आपकी क्या मिल जाएगी, लेंथ will become in this case very much less than lambda. देखिए, यस और नो. तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ले ली, टी आपका बहुत कम हो गया. अगर टी बहुत कम हो गया, सो इन दैट केस यू कैन से दैट योर टी विल बिकम वेरी वेरी मच लेस देन टी आर. एंड इफ टी बिकम्स वेरी वेरी मच लेस देन टी आर, इन दैट केस you can say that your L will become very very much greater than lambda. Similarly, if frequency is very low, then time period will become significantly. So time can become very much greater than transient time, or you can say that your L will become less than lambda. और इसके conclusions आपने यहाँ पे लिखी रखे. Fine, ठीक है. चलो अब यहाँ से देख के बताना. My next question is that can the transit time effect be present at very high frequency or will it be present at very low frequency? So the next question is that can the transmission in the transmission line or any conductor system, the transit time effect will be present at very high frequency or will it be present at very low frequency? Let me know. आपको बताना है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होगा उस केस में ट्रांजिट टाइम इफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं, एंड इफ इट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन वेदर योर ट्रांजिट टाइम इफेक्ट इज प्रेजेंट और एब्सेंट. So you can say that high frequency operation. So the last conclusion is that whenever you are performing a very high frequency analysis to your electrical network, you cannot use your KVL and KCLs. Yes or no? If you are performing very high frequency analysis of your electrical networks, you cannot use the KVL and KCL in that. Yes or no? So for this particular simple point we are discussing so that we can get the idea why at very high frequency the KVL KCLs becomes invalid because of the effect of the transit time. If transit time effect is present, your KVL KCL is bound to fail because of the fact the electromagnetic wave or the traveling wave will take certain amount of time to reach from A dash end to BB dash end. और अगर वो टाइम आपका ज़्यादा लग गया तो आपका जो ये आपका जो डायगोनल एक शिफ्टिंग हो रही थी पी वाले पॉइंट की ना, वो बहुत दूर तक शिफ्टिंग हो जाएगी. यस और नो? सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चल सकते हैं यहाँ पे. चलो इसी चीज़ को मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ एंड लेट मी नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स. तो मैं एक एक करके स्टेटमेंट्स बोलता हूँ. ट्राई टू ग्रास्प दोज स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू आंसर इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इफ transit time effect is ignored, you can apply the KVL and KCL. This statement is absolutely correct. Second statement, if the length of your conductor is very much greater than lambda, if the length of your conductor is very much greater than lambda, in that case you can say that your transit time effect will become significant or you cannot apply the KVL and KCL. तीसरा important point you can consider that if there is a high frequency operation, very high frequency operation, in that case you also cannot apply KVL and KCL. So there are three factors in which you cannot apply the KVL KCL. First, when transit time effect is present. Secondly, when the length of conductor becomes very much greater than lambda. And thirdly, at very high frequency operation. These three statements are interrelated and you can jump from one statement to another statement very easily. Is it making sense till now?
ये 3 स्टेटमेंट्स बैठ गए आपके दिमाग में. ट्रांजिट टाइम आएगा तो भी नहीं लगा पाएंगे. अगर कंडक्टर की लेंथ इतनी ज्यादा हो गई, लैम्डा बहुत कम रहा, तो भी नहीं लगा सकते केवीएल केसीएल. एंड इफ the frequency becomes very high, in that case also you cannot apply the circuit laws or the KVL KCL. If you can understand this point, then I can move you to the next very important point. Fine, चलो अब देखते हैं. अगला पॉइंट तो बहुत आसान है. अगला पॉइंट बहुत आसान है. देखना, ये पूरा का पूरा कंडक्टर समझते रहिए. अब आपका लगभग ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपने अभी तक फोकस से समझा तो थोड़ी सी चीज़ और बची. मैं सारी चीज़ें रिवाइज भी करवा देता हूँ आपको और ट्रांसमिशन लाइन आज की क्लास में दिखा भी देता हूँ. तो थोड़ा सा वेट करो, ट्रांसमिशन लाइन अभी आपको दिख जाएगी अपने आँख के सामने कैसे क्या चल रहा है. देखो, अगर ये कंडक्टर है सो इट विल हैव सर्टेन रेजिस्टेंस. डू यू अग्री? आई थिंक एवरीवन अग्रीज दैट दिस कंडक्टर विल बी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. दैट इज द फैक्ट. फाइन. अब जैसे ही आपने यहाँ पे सप्लाई लगाई, you will clearly understand that some form of current will be flowing there. Yes or no? This will be the current which will be flowing. और देखो, अगर इसमें करंट फ्लो हुआ तो राइट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड बनी. दिख रही है सबको मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. Obviously it will be in the form of closed loop. This is the magnetic field. So in a conductor, current is there, magnetic field is there. When there will be the linking of this current with this magnetic field, this will also have some sort of inductance. ये शायद सबको पता होता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट करंट देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ यू लिंक दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट, यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ इंडक्टेंस इन अ गिवन कंडक्टर. जनरली हम लोग इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बट ये भी इंडक्टर होता है ना. अगर मैं नॉर्मल एक कंडक्टर भी ले लूँ, सो दिस इज ऑल्सो एन इंडक्टर. फाइन. जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. बट एनी कंडक्टर विच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दैट कैन ऑल्सो बिहेव एज योर इंडक्टर इन अ सेंस. ओके, फाइन. तो यहां से इंडक्टर मिला. दूसरी चीज देखो, ये कंडक्टर बीच में डाइलेक्ट्रिक, बीच में आपको दिख रही है डाइलेक्ट्रिक. तो आप मुझे बता सकते हैं क्या डाइलेक्ट्रिक का हम लोग कुछ कंडक्टेंस भी मान सकते हैं? देयर मस्ट बी द कंडक्टेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक. सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ये एक डाइलेक्ट्रिक, ये कंडक्टर, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक. सो कैन यू से दैट देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस इन बिटवीन देम. There will be some form of capacitance in between them. I hope this everyone can see. Resistor तो सब लोग निकाल सकते हैं rho L by A करके. Secondly, you can also calculate the inductance of this particular conductor. इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक की कंडक्टेंस everyone can calculate, and one conductor is replaced by a dielectric. So some form of capacitors will also be present in between the lines. क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है यार. नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे आपका सारा कैच है. तो इस पूरे के पूरे कंडक्टर की लेंथ में मान लेता हूं जो भी है, इस पूरे के पूरे कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है इट इज एल. कंप्लीट कंडक्टर, इसकी इंडक्टेंस में बोल रहा हूं, ये एल है. इस पूरे के पूरे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये आर, पूरे के पूरे रेजिस्टेंस का आर. इनके बीच में जो भी एक कंडक्टेंस बन रहा है डाइलेक्ट्रिक का, पूरी डाइलेक्ट्रिक का मैं एक साथ बोल रहा हूं वो जी, पूरी डाइलेक्ट्रिक का जी. वैसे ही इनके बीच में जो ओवरऑल कैपेसिटेंस बन रहा है, दिस कंप्लीट कैपेसिटेंस आई एम कॉलिंग इट एज सी. इज इट मेकिंग सेंस टिल नाउ? बहुत ही लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं, बहुत फोकस से देख लेना, आपको लास्ट में सारी चीजें कनेक्ट होते हुए दिख जाएंगे और पूरा का पूरा पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाएगा. कितने लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इस पूरा जो लेंथ है इसका कंडक्टेंस हम लोग एल डिफाइन कर सकते हैं, पूरे का रेजिस्टेंस इकट्ठा निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं एंड सी निकाल सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? एवरीवन इज एग्रीइंग विद दिस पॉइंट. ये पूरा का पूरा एल आर जी सी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, चलो मैं क्या कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी लगा देता हूँ बहुत हाई. सप्लाई मैंने लगा दी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी पे भी काम चल जाएगा, किलो हर्ट्ज पे भी चल जाता है. ठीक है, उसका कभी रीजन हम लोग देखेंगे अलग से, बट मान लेते हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी. इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, कैन यू से दैट कैन यू अप्लाई केवीएल केसीएल और नॉट? टेल मी. KVL KCL application is allowed over L or not? बोलते रहो यार, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहो यार, है ना. Is it allowed over L or not? Answer is no, है ना. L पे तो अलाउड ही नहीं. It is not allowed over L. Why? Because this is L. If the frequency becomes very high, in that case your lambda has to be very small, so this L will exceed with this lambda.
बट अगर मैं इस पूरे के पूरे सेगमेंट का, ये जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन दिख रहा है, इसका अगर मैं बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लूँ, ये this segment. So can you tell me that whether your KVL KCL is applied over length delta z? So obviously this delta z is tending to 0. It is tending to 0. So this delta z becomes very small and it will obviously will be less than lambda. So in this case, can we apply the KVL KCL? The answer is yes. Are you getting this point or not? Everyone is understanding this very crucial points. तो मुझे ये बताना कि अगर मैं इतने छोटे से सेगमेंट में KVL KCL लगाने को सोचूं, तो क्या मैं छोटे से सेगमेंट में KVL KCL लगा सकता हूँ? लगाया जा सकता है। ये जो छोटे से सेगमेंट में रेजिस्टेंस होगा, क्या ये पूरा रेजिस्टेंस होगा? इस छोटे से सेगमेंट में क्या पूरा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? यू कैन नॉट कैलकुलेट द कंप्लीट रेजिस्टेंस, इट विल बी सम पार्ट ऑफ द कंप्लीट रेजिस्टेंस, यस और नो? सो ऑब्वियसली in this particular segment the conductor will be having L1 and R1. obviously it will be different from your L and R. इसका मतलब इस complete segment का अगर मैं R देखूं तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे present होगा. The same thing will be valid for the C1 and G1. yes or no? Are you understanding this very crucial point or not? If I take a very small segment और मैं लगाना ही चाहता हूँ KVL KCL, I want to apply at any cost this KVL KCL. So I'll choose a very small segment of delta z. In this segment of delta z, if I want to apply the KVL KCL, then I must first of all understand that this will not be R, this will be some R1, L1, C1 and G1 because ये length हम लोगों ने बहुत छोटी कर दी कंडक्टर की, so all the parameters will significantly change. Now can you tell me if I divide this complete length in this delta z, delta z, delta z segment, so for each delta z can we apply the KVL KCL? Yes, we can apply the KVL KCL. So first of all, now you should tell me that if I have to be interested, if I am interested in the calculation of this RL, GC and all, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? Should I know the complete resistance of this particular rod or should I know the resistance per unit of this rod so that I can calculate the value of this R1? मुझे बताइए, आपको अगर कोई इस पूरे रॉड का रेजिस्टेंस बता दे कि भाई इसका रेजिस्टेंस R है, या अगर कोई ये बता दे कि इसका रेजिस्टेंस R पर यूनिट मीटर है, सो इन विच कैलकुलेशन यू विल बी मोर इंटरेस्टेड और इन विच कैलकुलेशन और इन विच डेटा वी विल बी मोर इंटरेस्टेड? सो ऑब्वियसली as a user we will be more interested in the fact that we should be given per unit length parameters. We should be knowing the per unit length parameters कि इस पूरे रॉड का पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना है, पर यूनिट इंडक्टेंस कितना है, या इसके बीच में पर यूनिट कंडक्टेंस कितना है, या पर यूनिट कैपेसिटेंस कितना है. So that if I want to apply the KVL KCL, we will first of all take a very small segment of delta z which is tending to 0, and in that segment we will be able to calculate R1, L1, G1 and C1. Are you having very clear idea of this point? Yes. तो मुझे ये बताइए, if, अब बहुत ध्यान से लास्ट क्वेश्चन सुनिए, if a transmission line has to be operated at high frequency, in that case the parameters of the transmission line should be given in per unit length, yes or no? If a transmission line has to be analyzed or has to be operated at a very high frequency, the parameters of the transmission line, whether resistance, inductance, conductance or capacitance, has to be given in per unit meter. Then only when we want to apply the KVL KCL, we will take a very small segment, and for that small segment we will be very easily able to calculate the calculations of RLGC. क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, G तो चाहिए. अगर KVL KCL लगाना तो आपको इस सेगमेंट का बस R1, L1, G1, C1 पता चल जाएगा तो काम चल जाएगा ना? चल जाएगा? Yes. So this is the final point. This is the final point. This single statement has to be understood by everyone, that if a transmission line is being operated at a high frequency, in all those cases, the parameters of the parameters of the transmission line, which means RLGC, has to be given in per unit length. Then only for a very small segment we can calculate the desired resistance, the desired inductance, conductance, capacitance, and we can very easily apply the KVL and KCL. Is it making sense to everyone? चलो बहुत बढ़िया है. यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो मुझे एक पॉइंट लास्ट में बताना कि अगर आज के बाद आपको कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में, आज के बाद अगर आपको कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में किसी ने बोल दिया कि यार इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो R है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना चाहिए कि यूनिट इसकी ओम पर मीटर होगी अनडाउटेडली, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर बना रहा होगा ट्रांसमिशन लाइन वो यूजर के लिए बना रहा होगा, एंड यूजर इज इंटरेस्टेड इन द पर यूनिट पैरामीटर रादर देन द कंप्लीट इंडक्टेंस, बिकॉज ही इज गोइंग टू एनालाइज इट फॉर अ वेरी स्मॉल डेल्टा जेड segment. So he is going to analyze it for a very small delta z segment. वैसे ही अगर कोई ये बोल दे कि यार चलो ठीक है
ये कंडक्टेंस का मैं L दे देता हूँ, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर ने हेनरी पर मीटर का डेटा दिया होगा, बिकॉज यूजर वांट्स द हेनरी पर मीटर डेटा सो दैट ही कैन कैलकुलेट द डिजायर्ड inductance in this particular region. Similarly, if the C is given for any transmission line, it will be given in farad per meter by the same region, and this G will be in 1 upon ohm meter, okay, या Siemens per meter, whatever you want to call it. ठीक है, समझ आ गया सबको यहाँ तक? कुछ समझ में आया इतनी देर से क्या डिस्कशन चल रहा था? So actually we want to say that in transmission line we use द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। ये एक सिंगल लाइन बताने के लिए इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी कहानियां आपको सुना रहा हूँ कि ट्रांसमिशन लाइंस में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज होता है। उसका रीजन आपको समझ आना चाहिए। द वेरी बेसिक रीजन ऑफ दिस थिंग इज ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। इफ यू इग्नोर द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, नो नीड टू कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, यू कैन गो फॉर द लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस ऑल्सो। तो मैं बताऊंगा क्या होता है डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड लम्प्ड में, दैट वी विल कम ऑन इन द मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन है वो कल करते हैं, पर क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक ये दिखाता हूं, इसमें देखना आपको समझ आएगा। ये देखना, तो देखो सबको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है क्या सबको? जरा देखो एक बार। आई होप एवरीवन इज एबल टू, तो देखना यहाँ पे ध्यान से पूरा देखो। फिर से मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये देखो आपका, देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है। ये अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो ये पूरा का पूरा आपका ट्रांसमिशन लाइन था। तो आपको देखो दिख रहा होगा ना, छोटे छोटे RLGC, पता नहीं आपको कितना क्लियर दिख रहा है, आई डोंट नो, बट आई होप यू आर एबल टू ग्रास्प दिस पॉइंट कि ये बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं से ढूंढ के निकाला है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर दे रहा होगा कि कैसे आपका एक कोएक्सियल केबल, अगर हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर जाने की कोशिश करें, सो यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के इसके अंदर असल में छोटे छोटे इंडक्टेंसेज होंगे और छोटे छोटे आपके कंडक्टेंसेज होंगे। उसी छोटी सी लेंथ में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, उसी छोटी सी लेंथ में आपको कैपेसिटेंस देखना है। आर यू एबल टू understand this particular visualization? I think this should give you a proper visualization of this topic, what we want to achieve at the end of the day. तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए दैट द एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज पॉसिबल मैथमेटिकली ओनली व्हेन यू कंसिडर अ वेरी स्मॉलर लेंस, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्मॉलर लेंस देन यू मस्ट हैव द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। ठीक है, चलें खत्म करें। चलो, तो क्वेश्चन था, वैसे मुझे लग रहा था आज हो जाएगा, बट आई थिंक क्वेश्चन अभी आपका कल करेंगे। अच्छा, कल से पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस है, इतना ज़्यादा डीप कंसेप्ट है नहीं, बट मैं डायरेक्टली RLGC नहीं बता सकता यार, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट गिव यू दैट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, आई नीड अ बैकग्राउंड बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स लेटर ऑन। तो ये मेरा एक तरीके से कंस्ट्रेंट है, ये आप जो भी समझना समझो, दिस इज माई कंस्ट्रेंट दैट आई एक्चुअली वांट टू गिव यू द बेसिक आइडिया ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट, you can very easily grasp all the upcoming points. The same thing we did in the EM wave. First of all, we understood the traveling wave, then electromagnetic wave was very easy for us to understand, to visualize at last. Fine? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.